नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अजय कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ 01 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ उसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू सी, जो कि आपके कंप्यूटर निर्देशक के सिलेबस का टॉपिक भी है, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो ये ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन का है, तो सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन काउंट करेंगे। हम कंप्लीट टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डेप्थ में जाए बगैर। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो इंट्रोडक्शन टू सी है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये सी लैंग्वेज जो बनी कहाँ से, आई कहाँ से। ये डेनिस रिची जी, इन्होंने 1972 के अंदर ये हमारी लैंग्वेज बनाई थी। और ये कहाँ पे बनाई थी? ये लैंग्वेज बनी थी हमारी बेल लेबोरेटरी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो अगर अपना बन सकता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि बनाया किसने था लैंग्वेज को। फर्स्ट क्वेश्चन, ये डेनिस ने बनाया था। कब बनाया था? 1972 में। और कहाँ पे बनाया था? बेल लेबोरेटरी में। क्वेश्चन तो ये हमारे सामने है अगर आएंगे तो। अब क्या है, सी लैंग्वेज बहुत ओल्ड है। ओल्ड का मतलब यहाँ पे बहुत पुरानी हो चुकी है, यानी पुरानी का मतलब ये 1972 में हमारी लैंग्वेज डेवलप हुई थी। उसके बाद से आज 2022 चल रहा है हमारा, तो आज तक बहुत सारी न्यू लैंग्वेजेस आ चुकी है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन आज भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कारण क्या है इसका इतना ज्यादा पॉपुलर होने का? सी जो एक्चुअली में हमारा यूनिक्स, जो आपने नाम सुना होगा, ये यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी हमारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। कैसे? जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा जा रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बाय डिफॉल्ट एक बॉडी तो होता है जो हमारे हार्डवेयर से, कंप्यूटर के हार्डवेयर से काम करवाता है। तो वो फर्स्ट सॉफ्टवेयर यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जब बनाया जा रहा था, तब उसको बनाने के लिए उनको डेवलपर्स को चूज करना था कि कौन सी लैंग्वेज में बनाया जाए या कैसे बनाया जाए। तो उसको बनाने के लिए बेसिकली उन्होंने सी लैंग्वेज का डिजाइन किया था या सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। अब सी लैंग्वेज, अगर कोई मान लो कोई पर्सन है जिसको सी लैंग्वेज आती है, लेकिन सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन या जो भी आप कोई भी पीएचपी वगैरह कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो अगर किसी इंसान को सी आती है तो इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज कम मेहनत के सीख सकता है वो। क्योंकि सी के अंदर बेसिकली सारे कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाते हैं और हमें पता लग जाता है कि बेसिकली लैंग्वेज कैसे काम करती है, क्या कोड लिखते हैं, क्या कंपाइलर होता है। ये सारी चीजें हम आगे वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं। अब सी की एक और खासियत है, ये फास्ट तो है। ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से सबसे फास्ट कौन है, तो आप लोगों को बेझिझक सी करके आना है कि सी सबसे फास्ट है। दूसरा, सी क्या है? ऐसी लैंग्वेज है जो एप्लीकेशन बनाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बनाती है। अब एप्लीकेशन बनाने का मतलब, एप्लीकेशन होता है हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, या एंड्रॉइड की बात करूं, हम मल्टीपल एप्स यूज करते हैं किसी भी, तो कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है। जैसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उनके लिए जावा में आती है, वैसे ही सी लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर या एप्लीकेशन बनाने में भी सक्षम है और टेक्नोलॉजी बनाने में भी। जैसे मान लो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी हमारी एक टेक्नोलॉजी का फॉर्मेट हो गया। और बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर की जो लैंग्वेज होती हैं उनमें सी का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि सी की सबसे बड़ी एक मैं आपको बता देता हूँ, सी जो है वो के साथ में जितना खेलता है या जितना मेमोरी को यूज करती है सी लैंग्वेज, उतना कोई सी भी लैंग्वेज नहीं कर पाती। ऐसा नहीं है कि उनमें कैपेसिटी नहीं है, नहीं। मेमोरी एक ऐसा पार्ट है जिससे हमारा सिक्योरिटी का लूप होल भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये लूप होल, चाहे ये लूप होल, ये सी की कमी भी है और ये सी की ताकत भी है कि वो मेमोरी को डायरेक्ट मैनेज कर सकती है। मेमोरी कौन सी? जो कंप्यूटर के अंदर हमारी मेमोरी होती है, बात होती है। जो अदर लैंग्वेजेस हैं उन्होंने इस डायरेक्ट सपोर्ट को हटा दिया। डायरेक्ट सपोर्ट को हटाने से उनकी सिक्योरिटी तो मजबूत हो गई, पर कहीं ना कहीं उनको ये जो इसमें बेनिफिट्स थे उनसे कॉम्प्रोमाइज करना। प्रोग्राम को सी को करने के लिए हमें कुछ प्रोग्राम रन करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा, सब कुछ हम लाइव देखेंगे। तो ये वेबसाइट है एक codeblocks.org.downloads, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत है रन करने के लिए, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। बस एक चीज आपको ध्यान रखना, जो भी
हमारे आउटपुट रहते हैं सी लैंग्वेज में, वो कंपाइलर पे डिपेंडेंट रहते हैं। कंपाइलर डिपेंडेंट का क्या मतलब, कंपाइलर हमारा 32 बिट का भी हो सकता है, कंपाइलर हमारा 64 बिट का भी हो सकता है। 32 बिट और 64 बिट क्या होती है, ये कंप्यूटर के अंदर बसेज होती हैं। वो बस क्या होती है, जो बस हमारी एक एड्रेस बस भी हो सकती है और एक हमारी डेटा बस भी हो सकती है। बस का काम क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। डेटा में डेटा हो सकता है और डेटा में एड्रेस भी हो सकता है। उसको ट्रेवल कराने के लिए आप टनल समझ सकते हैं, जो हमारे डेटा को इधर से उधर ले जाती है। तो उनके अकॉर्डिंग हमारा जो आउटपुट है वो सी के अंदर चेंज हो जाता है। अब बात करें कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर, जो हम सी के अंदर कुछ कोड लिखेंगे, जैसे मान लो ऐसा कुछ लिखेंगे हम, इंट ए बराबर 10, ठीक है, सेमीकोलन, ये मैं अभी सारा कुछ दिखाऊंगा आपको। तो ये जो लिखा हुआ है ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। हम जो लिखेंगे वो लैंग्वेज सी लैंग्वेज है, लेकिन उसमें कुछ वर्ड्स क्या होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे और कुछ न्यूमेरिकल होंगे, मैथमेटिक्स के होंगे। तो कंप्यूटर जो होता है वो आपको पता है, वो सारा का सारा, जैसा कि हमारा चैनल का नाम है, 0 और 1, सिर्फ ये दो ही चीज समझ में आती है। और ये 0 1 की जो लैंग्वेज होती है, इसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। तो जो हम ये सी लैंग्वेज में जो कोड लिखेंगे, सी लैंग्वेज जो कोड लिखेंगे, वो मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होगा, और या जो इसका आउटपुट आएगा मशीन लैंग्वेज का, वो जो हम समझ सके ऐसी लैंग्वेज में कैसे दिखेगा। तो ये जो काम जो सारा करेगा, वो सारा काम हमारे लिए कंपाइलर करेगा। कंपाइलर का काम क्या हो गया, वो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और फिर अगर कुछ आउटपुट आता है हमारे पास, उस कोड को वापस रीडेबल आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। जब ऐसा आपका ओपन हो जाएगा, आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, या आप फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करके एम्प्टी फाइल आप बना लो, ठीक है। और यहाँ पे अपने को अपना फर्स्ट कोड रन करना है। मैं यहाँ पे फर्स्ट कोड लिखता हूँ, दिखने में आसानी हो इसलिए मैं जूम कर रहा हूँ उसको। और इस फाइल को कोड लिखने के बाद में मैं इसको फर्स्ट सी प्रोग्राम के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। अब अगर हम आते हैं इसके ऊपर कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या इनका क्या मतलब है इन कोड्स का, तो सबसे पहले जो हम पहली लाइन पे आते हैं, इसमें लिखा हुआ है हैश इंक्लूड स्टेडियो डॉट एच। जो हैश होता है इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का क्या मतलब, जब भी प्रोग्राम रन होगा सी के अंदर, प्रोग्राम सीक्वेंस से रन होता है। सीक्वेंस का मतलब पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे सीक्वेंस में चलेगा। अब जब सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे कंसोल आएगा, ये रन होगा, तो कंसोल को क्या दिखेगा, हैश इंक्लूड दिखेगा। हैश इंक्लूड दिखने पे इसका मतलब कि इसको एक फाइल को इंक्लूड करना है, और वो फाइल हमारे आगे जाके काम आएगी। तो उस फाइल का नाम क्या है, उस फाइल का नाम है स्टेडियो डॉट एच। जैसे अगर गाने की कोई फाइल होती है, उसमें क्या होता है, डॉट MP3 लिखते हैं। नॉर्मली वीडियो की जो फाइल उसमें डॉट MP4 होगा, यहाँ कुछ नाम होगा, ठीक है। ये डॉट के बाद जो रहता है वो हमारा उसका एक्सटेंशन रहता है कि किस एक्सटेंशन है। ऐसे ही जो ये फाइल है, इनमें डॉट एच है। डॉट एच मतलब हेडर्स फाइल, ये इसका डॉट एच एक्सटेंशन है, और ये फाइल का नाम है स्टेडियो। तो ये स्टेडियो क्या है, स्टेडियो बेसिकली हमने इस प्रोग्राम के अंदर, अगर आप देखोगे बाद में, हमने एक प्रिंटअप फंक्शन यूज में लिया है। अब वो प्रिंट फंक्शन का कुछ ना कुछ तो काम होगा, लेकिन कंप्यूटर को कौन बताएगा, इस लैंग्वेज को कौन बताएगा कि इसका क्या काम है। तो ये जो बताने का काम है वो सारा इस लाइब्रेरी के अंदर, इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है कि स्टेडियो जो प्रिंटअप है उसको कैसे काम करना है। तो हमने इस फाइल को इंक्लूड कर लिया, तो प्रिंटअप कैसे काम करेगा वो अब हमारी टेंशन नहीं है, बस हमें उस प्रिंटअप को यूज में लेना है। ये प्रिंटअप लिखने के बाद में ये इसका स्टैंडर्ड है कि हमें पहले तो हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। याद रखना, कोई भी चीज ऐसे ब्रैकेट के अंदर आएगी उसको हम फंक्शन बोल देते हैं। फंक्शन को हम आगे आगे और देखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्रिंटअप लिखा हुआ है, तो प्रिंटअप का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है, और इसके अंदर डबल कोट आया है। डबल कोट तभी आएगा जब हमें को वैल्यू को करवाना है, यानी स्ट्रिंग, यानी जो लिखा हुआ है एज इट इज वैसा का वैसा प्रिंट कराना है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या प्रिंट कराया है, हेलो वर्ल्ड फर्स्ट,
ऐसे करके। और हर जो सी का जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट के लास्ट में या स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन लगेगा। ठीक है, जैसे इंग्लिश के अंदर हम डॉट लगाते हैं किसी भी सेंटेंस को ऐड करने में, ऐसे ही सी लैंग्वेज में हम सेमीकोलन यूज करेंगे। अब क्या है, कोई भी सी प्रोग्राम होगा उसके अंदर एक मेन प्रोग्राम का होना बहुत जरूरी है, होगा ही होगा, मेन के बिना कोई प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। तो मेन प्रोग्राम क्या है, इस मेन को मैं ऐसे भी लिख सकता था, जो ऊपर प्रोग्राम लिखा गया है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, वॉइड मैन, और जो मेरा यहाँ पे प्रिंटफ है, बाकी सब सेम है। अब आप देखोगे जब मैंने इंट की जगह वॉइड लिखा तो मैंने रिटर्न भी नहीं लगाया, यहाँ पे रिटर्न 0 आएगा। अब जब भी सी का प्रोग्राम रन होता है तो हमें मेन फंक्शन के पहले इंट लिखा हुआ है, वॉइड लिखा हुआ है, तो ये हमें बताना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन जब इस थर्ड लाइन से फोर्थ फिफ्थ लास्ट में यहाँ तक आएगा कि भाई साहब कुछ वैल्यू रिटर्न भी कर रहे हो क्या। एंड करने पे हमें बताना पड़ेगा मेन फंक्शन में फिक्स है कि वैल्यू रिटर्न होगी या नहीं होगी। तो वैल्यू रिटर्न के लिए या तो मैं स्टार्टिंग में ही लिख दूं वॉइड मैन की कुछ नहीं है, इसमें कुछ रिटर्न की गुंजाइश ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पे या तो मैं एक तरीका ये ले सकता हूँ। दूसरे तरीके में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इंट मतलब इंटीजर। इंटीजर क्या होता है मैथ के अंदर, जो हमारे होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 या -1 -2 -3 ऐसे कंप्लीट जो नंबर होंगे तो वो वैल्यू रिटर्न करेगी। यहाँ पे इंट लिखा, इंट का मतलब इंटीजर यानी 1 2 3 कुछ रिटर्न होगा, और लास्ट में जाके मैंने क्या किया, इसको रिटर्न 0 कर दिया। अब आप देखो अगर मैं इसको ऐसे 0 लिख देता हूँ तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी। स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई सेंटेंस, टेक्स्ट हो गया, वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रही। तो इन दोनों में से हमें एक रखना है और ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट है। अब इसको सेव करके रन कर लेते हैं। और ये यार ना जो कर्ली ब्रेसेस जो हमारे हैं मेन का, ये स्टार्ट होंगे एंड होंगे। सी जो हमारी है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मैंने आपको बताया था, केस सेंसिटिव का मतलब स्मॉल ए कैपिटल ए में डिफरेंस रहता है। जो भी ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस या पैरेंथेसिस स्टार्ट होंगे उनका एंड होना जरूरी है। अगर वो एंड नहीं होंगे तो वो सिंटैक्स एरर में आ जाएगा। चाहे वो डबल कोट स्टार्ट हो रहा है तो डबल कोट को एंड होना पड़ेगा, सिंगल कोट स्टार्ट हो रहा है तो सिंगल को एंड होना पड़ेगा, और कोई भी स्टेटमेंट हम कोड लिख रहे हैं वो लास्ट में सेमीकोलन से बंद होगा। इसको कंपाइलिंग में इशू रहा था तो वो हमने कंपाइलर डाउनलोड करके और फिर से हमने रन किया तो ये हो गया। अभी ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है इसको मैं विदाउट इसके रन करता हूँ एक बार, तो आप देखोगे पहली लाइन में जो आउटपुट आ रहा है हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, आगे की लाइन को आप इग्नोर करो। ठीक है, अब मान लो हेलो और वर्ल्ड इन दोनों के बीच में मैं /n लगा देता हूँ। न्यू लाइन एंटर करने के लिए इसको एस्केप सीक्वेंस भी बोलते हैं। अब अगर मैं इसको बिल्ड एंड रन करूंगा तो आप देखोगे हेलो वर्ल्ड के बीच में न्यू लाइन आ चुकी है। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ही हम /n करते हैं तो जो कर्सर का एग्जीक्यूशन होता है वो न्यू लाइन में स्टार्टिंग में चला जाता है। मान लो बाय डिफॉल्ट कर्सर का एग्जीक्यूशन यहाँ पे है प्रिंटफ पे, जैसे हम /n करेंगे वो नीचे यहाँ की तरफ आ जाएगा। और इसके अंदर हमारा एक और भी होता है, हम मल्टीपल /n भी यूज कर सकते हैं मल्टीपल न्यू लाइन के लिए। दिस इज द थर्ड लाइन। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको /t जो हम टैब देते हैं एक साथ में बड़ा सा स्पेस आता है वो भी देख के दिखा देता हूँ, एंड अपन इसको रन करते हैं। तो जो हमारा आउटपुट आ रहा है पहला हेलो, सेकंड वर्ल्ड। वर्ल्ड से पहले स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ल्ड से पहले स्पेस दे रखा है, इसको हटाएंगे तो ये भी हट जाएगा। दिस इज द थर्ड लाइन, ये थर्ड लाइन है। और फिर अब की बार हमने यहाँ पे /n यूज ना करके /t यूज किया जो कि टैब का हमारा सीक्वेंस है, तो इसने इतना स्पेस दे दिया। और अगर इन्हीं मल्टीपल सीक्वेंस को हमें मल्टीपल लाइन में भी प्रिंट करवाना तो हम ऐसे करवा सकते हैं, तो उसके लिए फिर हमें अलग से प्रिंटफ की जरूरत पड़ती। अब बताओ ये प्रॉपर रन होगा या नहीं होगा। हमने भले ही 2 प्रिंटफ यूज कर लिए लेकिन वो आउटपुट हमारा सिंगल लाइन में आया। क्यों आया, क्योंकि हमने कहीं भी न्यू लाइन ऐड नहीं किया। या तो हमें यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा, या जो इसके स्टार्टिंग में आ रहा है हम कहीं भी न्यू लाइन कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा मल्टीपल लाइन में दे देगा। अब मान लो
कि सर मेरे को बाकी तो सब ठीक है, अब यहाँ ना इसके बाद में मेरे को जो हम ये बैक स्लैश यूज कर रहे हैं, बैक स्लैश एन लिख रहे हैं ना, तो एन से क्या हो रहा है, न्यू लाइन हो रहा है, लेकिन मेरे को ये बैक स्लैश प्रिंट करवाना है। तो बैक स्लैश को प्रिंट कैसे करवाएंगे? अगर मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया और अब मैं रन करता हूँ तो ये एरर दे रहा है, ये बोल रहा है वैसा वैसे काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जो स्पेशल कैरेक्टर हमको प्रिंट करने के लिए हम पहले तो कंपाइलर को बताते हैं बैक स्लैश यूज करके कि मैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल रहा हूं यहाँ पे। तो अब पहले बैक स्लैश से तो हमने बता दिया, अब दूसरा जो भी हमें बैक स्लैश प्रिंट करवाना है, मान लो बैक स्लैश से प्रिंट करवाना है, मैं यहाँ पे करके अब इसको रन करवाऊंगा तो ये हमारा प्रिंट हो गया। इसकी जगह अगर मेरे को स्टार भी प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे ऐसे करके इसको प्रिंट करवा सकता हूँ। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट अपन आते हैं, मान लो कि मेरे को ये जो स्टेटमेंट दिया है, अब मुझे पता नहीं ये सेकंड लाइन क्या है, तो इसका मेरे को कुछ एक्सप्लेनेशन लिखना है, लेकिन आउटपुट में नहीं चाहिए। सिंपल वर्ड में कहें तो मुझे कमेंट लिखना है। ठीक है, कमेंट में मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज इग्नोर द बिलो लाइन। ठीक है, ये मेरे को लिखना है, लेकिन मैं इसको एज ए कमेंट शो करना चाहता हूं। तो क्या करें, हम स्टार्टिंग में इसके फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाने से क्या होगा, इस लाइन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कमेंट बन जाएगा, आउटपुट में नहीं आएगा। कंपाइलर इसको कहीं एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंपाइलर यहाँ पे आके देखेगा कि ये कमेंट बनाया है, इसके कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। जब हम आउटपुट देखेंगे इसका, वो ही 2 लाइन आउटपुट आई है, उसके बाद में हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं है। यहाँ पे हम मल्टीपल न्यू लाइन भी डाल सकते हैं। यही चीज मान लो अब हमें इसको इंटीजर की जगह मैं वॉइड कर देता हूँ, तो फिर अगर जब मैंने यहीं पे कह दिया कि मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। या तो हटा दो, ये कमेंट बना दो। अब इसको अगर मैं रन करके देखता हूँ, सेम आउटपुट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अपन वॉइड से यूज कर लेते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो हम आते हैं जो हमारे वेरिएबल्स के ऊपर। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। वेरिएबल्स में आते हैं तो वेरिएबल्स एक तो हमारे इंटीजर टाइप के होते हैं। तो इंटीजर वैल्यूज को लिखने के लिए हम INT करते हैं। INT एक्चुअली में कीवर्ड होता है। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स फॉर द सिस्टम और वी कैन से फॉर द लैंग्वेज, जिनका डिफॉल्ट मीनिंग लैंग्वेज ने अपने पास में लिख रखा हुआ है। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका लैंग्वेज ने कहा कि ये शब्द मेरे लिए छोड़ दो, आप बाकी कुछ भी यूज करो, क्योंकि इनका कुछ मीनिंग मैं मेरे लिए रखूंगी, तभी तो आप एक्शन परफॉर्म कर पाओगे। तो इंटीजर का INT हम यूज करते हैं बताने के लिए। अब मान लो अगर अब मैं ऐसे लिखता हूँ INT A और इसको बंद कर दिया, ठीक है, सेमीकोलन, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप है वैसे यहाँ पे सेमीकोलन आ गया। INT A करने के बाद में इसका क्या मतलब है कि मैंने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया है। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू वेरी करती है, यानी एक बॉक्स की तरह होता है, वो कुछ भी वैल्यू अंदर अपने ले सकता है। तो ये हमने एक A वेरिएबल बनाया। अब इस वेरिएबल में अगर मेरे को वैल्यू डालनी है, मान लो A = 10 कर दिया, तो प्रिंटफ, अब प्रिंट ऑफ करके अगर मैं सिर्फ यहाँ पे A लिखूंगा तो आउटपुट में मात्र A प्रिंट होगा, ना कि A की वैल्यू प्रिंट होगी। चलो करके देखते हैं। हेलो वर्ल्ड आया और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ A प्रिंट हुआ। जब हमें वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने से पहले हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि जो हमारी वैल्यू है वो किस टाइप की है। तो ये जो हमारी A की वैल्यू हम जो प्रिंट करा रहे हैं वो इंटीजर टाइप की है, इसलिए हम यहाँ पे कंपाइलर को बताएंगे कि ये इंटीजर वैल्यू हम प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे %d। %d लिखते ही वो समझ जाएगा कि कुछ इंटीजर वैल्यू आने वाली है। तो %d लिख के डबल कोट के बाद कोमा लगा के हम उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। ठीक है, प्रिंटफ फंक्शन क्या कर रहा है? कोई वैल्यू प्रिंट करेगा। कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा? A की वैल्यू प्रिंट करेगा। और ये %d क्यों लिखा है? हमने वैल्यू का टाइप बताया। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये देखो, हेलो वर्ल्ड के बाद इसने 10 वैल्यू प्रिंट कर दी है। हेलो वर्ल्ड को भी मैं एक बार हटा दे, इसने 10 वैल्यू प्रिंट कर दी। अब क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे को मल्टीपल वेरिएबल बनाने, तो कैसे बनाऊंगा मैं? इंटीजर
यहाँ पे बी लिख सकता हूँ। दो वेरिएबल बन गए। अब दूसरे की अगर मेरे को वैल्यू डालनी है, मैं ऐसे कर सकता हूँ बी इक्वल टू 20, या मैं ऐसे भी कर सकता था ए इक्वल टू पी इक्वल टू 10। तो इससे क्या होता, ए की वैल्यू ए बराबर बी है और बी बराबर 10 है, तो यानी जो हमारा मैथमेटिक्स में होता है उसके अकॉर्डिंग दोनों में 10 की वैल्यू आ जाएगी। और अगर सेम टाइम अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। अब हमें बी की भी वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा बी इक्व टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूं %d। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे उस सीक्वेंस में प्रिंट होगा। %d लिखा है तो यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इससे पहले हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इक्व टू, तो जब यहाँ पे जो ए की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे ए की ही क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने ए लिखा है। उसके बाद जो दूसरा %d है, यहाँ कोमा लगा के मान लो b इक्व टू %d, तो यहाँ पे मैं तो b की वैल्यू के लिए कोमा b लगा देंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करेंगे, देखो वैल्यू ऑफ a इक्व टू 10 कोमा b इक्व टू 20, यानी जैसा हम लिखेंगे वैसा आउटपुट आएगा। %d की जगह क्या आ गया, आउटपुट में 10 आ गया और इसकी जगह 20 आ गया। इसको कमेंट करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 10 और 10। क्यों, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं। इसी टाइप से अगर हमें फ्लोट वेरिएबल यूज करने हैं, फ्लोट के अंदर क्या होता है, फ्लोट हम कीवर्ड यूज करते हैं। फ्लोट वैल्यूज कौन सी होती है, जो फ्रैक्शंस में होती है, जैसे जैसे 2.5, 4.3, 1.2 ऐसे। तो इसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर है। फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाया, यू बना लिया मान लो, यहीं पे वैल्यू दे सकता हूं मैं इसकी 5.99। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, तो प्रिंट करवाने के लिए इंटीजर वैल्यू तो है नहीं और मल्टीपल वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। एक बार %u लिख देता हूं, तो ये हमारे पास फ्लोट की वैल्यू है। फ्लोट के लिए ये d किसके लिए आता है, ये तो इंटीजर के लिए आता है। तो फ्लोट के लिए जो हमारा यूज में आता है वो हम यूज करते हैं %f। अब अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पे डबल कोट ऐड नहीं किया था, अब रन करो 5.99। ये लास्ट में 0000 क्यों आ रहा है, ये कंपाइलर के ऊपर जो आउटपुट होता है हमारा 32 बिट का कंपाइलर है 64 बिट का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको आते ऐसे ही हमारा एक और हम ले लेते हैं, हमारा डेटा टाइप जो है कैरेक्टर। कैरेक्टर प्रिंट करवाने के लिए उसके लिए हम लिखते हैं CHAR, कैरेक्टर मान लो C इक्वल टू। अब जो कैरेक्टर वेरिएबल है उसके अंदर मैं ए लिखूंगा तो ऐसे नहीं चलेगा। एक कैरेक्टर के अंदर वैल्यू देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सिंगल कोट के अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी। जो सिंगल कोट में वैल्यू होगी वो ही सिर्फ कैरेक्टर की वैल्यूज मानी जाएगी। तो दूसरा प्रिंट ऑफ एक और ले लेते हैं हम, और इसमें हम यूज कर लेते हैं, पहले तो न्यू लाइन दे देते हैं स्टार्टिंग में, दिस इज माय कैरेक्टर इक्वल्स टू। इसके बाद हमें क्या प्रिंट करवाना है, %, कौन सा होगा, कैरेक्टर है तो C प्रिंट करेंगे, कोमा के बाद यहाँ पे वेरिएबल का नाम, जो वेरिएबल कौन सा लिया हमने, C को लिया, इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। देखो, अब कोई ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ तो C प्रिंट करवा रहे हैं और A कहाँ से आ गया, A इसकी वैल्यू है। अब चाहे C प्रिंट कराओ, यहाँ पे मान लो मैं ZE लिख देता हूँ, अब क्या होगा, अब सिर्फ और सिर्फ E प्रिंट हुआ, क्योंकि ये बताता है कि एक स्ट्रिंग और कैरेक्टर में डिफरेंस होता है। कैरेक्टर जो होता है वो हमेशा सिंगल डिजिट का होगा, और जो स्ट्रिंग्स होती है वो हमारी मल्टीपल वर्ड्स भी हो सकते हैं उसके अंदर। तो इसने जो हमारा लास्ट कैरेक्टर इसको मिला वो इसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, बाकी बचा हुआ सेशन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और
जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। 2 ग्रुप है, एक तो 01 क्लासेस का मैंने बना रखा है और एक कंप्यूटर के लिए है, जिसमें केवीएस के पीजीटी टीजीटी वगैरह जो जितने भी हमारे स्टैंडर्ड एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे। उसको आप ज्वाइन में क्वेश्चंस आते रहते हैं, सॉल्यूशन भी, आप अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। बस डाउट है वो थोड़े लॉजिकल होने चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।